तो एसेट्स और लायबिलिटी क्या था। और अभी आपकी चल रही है क्लास बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स की। वही अकाउंटिंग की जो टर्म्स है उसको हम कवर अप कर रहे हैं। एक हमने पढ़ा कैपिटल, जो कि पूंजी होती है। जब हम बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैपिटल से ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा मानते हैं। सेकंड आपका एसेट्स हो गया, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके कंपनीज में, चाहे वो टेंजिबल हो जिनको छू सकते हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो जिनको नहीं टच कर सकते हो, वो सभी प्रॉपर्टीज आपकी एसेट्स होती है। और अपकमिंग वाले बेनिफिट्स भी आपके एसेट्स में आते हैं, जैसे कोई एफडी करा दी आपने, कोई इन्वेस्टमेंट करा दी आपने, वो इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स की तरह होती है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी प्लस आपके आने वाले बेनिफिट्स। ठीक है, कोई रुका हुआ पैसा। थर्ड आपका होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब आपके उधार, आपके कर्ज, आपके कंपनी के ऊपर जितने भी लोन्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उसे हम लाइबिलिटीज में काउंट करते हैं। इन दोनों में हमने पढ़ा कि एक करंट होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। जैसे एसेट्स में एक करंट एसेट है और एक फिक्स एसेट है। तो कैसे डिवाइड हो रहा है, करंट कौन से और फिक्स एसेट कौन से हैं, किस भी हाफ पे? 1 ईयर के गैप के। तो 1 ईयर के से कम है तो वो करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं। और वो एसेट्स लाइबिलिटी जो आपके 1 साल से ज्यादा चुकाने का आपके पास समय है या 1 साल से ज्यादा तक के लिए अवेलेबल है, तो वो आपके फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाते हैं। इसी तरह आपके दो और टर्म्स रह गई हैं, उसके बाद ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। एक एक्सपेंसेस और एक इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंसेस होते हैं। जितने भी आपके कंपनीज के खर्चे हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस मतलब एक्चुअली में आपका खर्चा जो पेड है, मतलब जिस चीज के लिए आप पैसे दे रहे हो वो आपका खर्चा है, इतनी सी बात है। जिस चीज के लिए आप पैसा पे कर रहे हो वो आपका खर्चा है। अब वो खर्चा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो आप 4 लाख रुपए दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है अपने कंपनीज में। अपनी कंपनी में पूरा फ्लोर पे आपने फर्नीचर का काम कराया है, उसके लिए आपने 4 लाख रुपए पे किया है। तो आप बोलोगे कि 4 लाख रुपए हमने पे किया है, जिसके लिए पे किया है वो खर्चा हुआ। तो वो खर्चा नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका फर्नीचर जैसा वर्ड आ रहा है जो आपका फिक्स्ड है। मतलब जब आपकी जेब से, आपके कंपनी के अमाउंट से, आपके कंपनी के जेब से पैसा जा रहा है, उसका जो कारण होता है वो एक्सपेंस होता है। शर्त बस ये है कि वो कुछ कंडीशंस में ये वाला चैप्टर अलाउ नहीं, मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जब आपके कंपनी के पॉकेट से पैसा जा रहा है उसे खर्चा कहते हैं, एक्सेप्ट अगर कोई फिक्स एसेट उसमें इंडल्ज ना हो। अगर फिक्स एसेट इंडल्ज है तो वो खर्चा नहीं है, वो फिक्स एसेट माना जाता है। जैसे आपने जैसे आपने कोई भी बिजली का बिल आया आपका 1 महीने का, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका खर्चा हुआ 10,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये पे कर दिए, 10,000 रुपये आपने पे किए हैं, ये आपका खर्चा है। खर्चे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है वो यहां पर आएगा। आपने वाटर का बिल पे किया 5,000 का, आएगा। टेलीफोन का आपने बिल पे किया, टेलीफोन चार्जेस या बिल कोई 2,000 2,500 रुपए का, ये यहाँ पर आएगा। सैलरी पे करी आपने पूरे महीने में, मान लो 2 लाख रुपए की, सैलरी भी आएगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी है वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदा 4.5 लाख रुपए का, तो फर्नीचर वर्ड फिक्स एसेट में काउंट होता है, इसीलिए वो खर्चा नहीं माना जाएगा। तो फर्नीचर खरीदने में कोई खर्चा है ही नहीं। पैसे तो गए हैं आपके, खर्चा तो हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में लिखने के लिए वो एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस हम उसी को कहते हैं जो एक रिकरिंग अमाउंट होता है, कोई ऐसा अमाउंट जिसमें कोई चीज एसेट के रूप में अवेलेबल ना हो, तो वो आपका खर्चा है। जैसे फर्नीचर तो नहीं है, पर फर्नीचर में टूट फूट हो गई, आपका पुराना काफी साल से फर्नीचर पड़ा आपके पास, उसमें कुछ टूट फूट हो गई, आपने रिपेयर करा लिया, तो फर्नीचर रिपेयरिंग आपका एक्सपेंस माना जाएगा। ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि आपने एसी खरीदा, तो एसी खरीदना इज फिक्स एसेट्स। एसी खरीदने की एंट्री एसेट्स में काउंट होगी, वो एक्सपेंस है ही नहीं। करेक्ट, पर ये फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन ये थी कि जो फिक्स है वो हमारा फिक्स एसेट में काउंट होगा। फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन ये थी कि जो प्रॉपर्टी आपके 1 साल से लंबे समय के लिए आपके हाथ में है उसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। परिभाषा पे फोकस करना है। फिक्स्ड एसेट देखो कौन से होते हैं, बातें नहीं। देखो फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, कि वो प्रॉपर्टीज जो आपके लिए अवेलेबल है फॉर मोर देन 1 ईयर, उसकी भाषा परिभाषा है कि फिक्स्ड एसेट उसको कहते हैं। तो अगर मान लो इसी का एग्जांपल लेके मैंने बोला कि मैंने एसी बाय किया और उसमें मेरे 4 लाख रुपए चले गए या 1 लाख रुपए चले गए,
1 लाख रुपए का मैंने एसी बाई किया, मेरे 1 लाख रुपए चले गए। अब कहने को 1 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ है, आज मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए क्योंकि मैंने एसी खरीदा है। लेकिन अकाउंटिंग में उसको खर्चा नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे एसी खरीदा है, 1 लाख रुपीज का फिक्स एसेट की इन्वेस्टमेंट हुई है। 1 लाख रुपए का आपने फिक्स एसेट ले लिया, तो एसी बाय करना मतलब 1 लाख का फिक्स एसेट परचेज करना। ये कंडीशन आपके एक्सपेंस में काउंट नहीं होगी। पुराना एसी लगा हुआ है ऑलरेडी, मान लो उस एसी को आपने रिपेयर करा दिया। पुराना एसी ऑलरेडी आपके दीवार पे कंपनीज में लगा हुआ है, आपने उसको बस रिपेयर करा दिया। तो रिपेयरिंग में क्या हुआ, जैसे गैस वैस डलती है, खराब हो जाती है, तो आपने उसमें गैस डलवा दी, 2,500 रुपए की गैस रही, 500 रुपए उसने लेबर चार्ज लिया, 3,000 रुपए का खर्चा आया। ये आएगा इसमें, इसको बोलते हैं एसी रिपेयरिंग। ये चार्जेस इसमें आएंगे। तो खर्चा मतलब आप एक ही परिभाषा याद रखो, जिसमें पैसे जा रहे हैं उसका जो कारण है वो खर्चा है। लेकिन कुछ कंडीशन, एक दो कंडीशन को छोड़ के ये परिभाषा वैलिड होगी। अगर उस परिभाषा के अंतर्गत आपके फिक्स एसेट्स का इंडल्जमेंट आ रहा है, तो फिर वो खर्चा नहीं है, वो फिक्स एसेट्स खरीदना, बस इतनी लाइन बोलते हैं कि फिक्स एसेट खरीदा है। खर्चा आप अपने आम भाषा के लिए बोलो, अकाउंट्स में उसे खर्चे में काउंट नहीं करना, ठीक है। तो एक तो ये है, और इसके अलावा और भी खर्चे हैं। पहले सारे खर्चों की एक बार लिस्ट हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर है आपके। एसी रिपेयर करना, कंपनीज को, कंपनी में जो एम्प्लॉय है उन्हें सैलरी देना, कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, कंपनी के वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में। आपके दो तरह के ऑफिस में, एनवायरनमेंट में, आपको बिजनेस के अंदर दो तरह के लोग दिखते हैं। एक जो ऑफिस में वर्क करते हैं और एक जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं। फैक्ट्री में वर्क करने वाले को लेबर बोलते हैं या वर्कर बोलते हैं, उनको मिलती है वेजेस या लेबर चार्जेस पर डे के हिसाब से, पर वर्क के हिसाब से, कि कितने पीसेस आप, कितने क्वांटिटी काम कर रहे हो, कितना बना रहे हो फैक्ट्री में, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो लेबर चार्जेस और वेजेस आपके उनको देने वाले पैसे होते हैं। एम्प्लॉयज जो फिक्स बेसिस पे होते हैं उनको हम सैलरी बोलते हैं। बेसिकली फिक्स हो चाहे ना हो, ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उसका कोई वर्क नहीं है कि उसकी पेमेंट है उसको ऐसे नहीं दी जाती कि जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ऐसी सैलरी नहीं होती है। तो सैलरी, छुट्टी के पैसे जरूर कटते हैं, लेट आने के जरूर पैसे कटते हैं, एक्स्ट्रा काम करने के भी पैसे मिलते हैं, लेकिन वर्क के हिसाब से पैसे हर बार मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो सैलरी एक वर्ड होता है, एक वेजेस होता है जो लेबर को हम देते हैं। बोनस देते हैं हम कंपनीज को, कंपनी के एम्प्लॉयज को या कंपनी के वर्कर्स को, तो बोनस भी इसमें आएगा। रिपेयरिंग, किसी भी तरीके का रिपेयर चार्ज इसमें आएगा। बातें मत करो, एक तो इतना खाली रूम है, अब मेरे कान तक तो पहुंचेगी ना बस। तो रिपेयर चार्जेस है, ट्रैवल एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अगर कोई इंडिविजुअल कोई ट्रैवल करता है उसका ट्रैवल एक्सपेंस, कोई मटेरियल को तुम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो उसका भी बिजनेस में रिकॉर्ड में रखोगे ना, तो उसे आप ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ठीक है। इसके अलावा आपका कैरेज होता है, कार्टेज होता है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के वर्ड हैं। फ्रेट चार्जेस होता है, ये सब आपके एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। ये कौन सा वाला ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है, कैरेज कार्टेज और फ्रेट चार्जेस चलते हैं सामानों में, मटेरियल में। मतलब अगर आप किसी पर्सन को, जैसे आपके एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने ऑफिस के किसी आकाश नाम के पर्सन को या अशोक नाम के पर्सन को आपने साउथ दिल्ली भेजा, 4-5 पार्टीज के यहाँ से चेक क्लियर करने के लिए, कि वहां जाइए और इन इन पार्टीज का एड्रेस है, यहाँ से आपको चेक उठा करके, पेमेंट उठा करके, जो कैश दे रहा है कैश उठा करके लेकर आना है आज। तो आपने उनको 1,000 रुपए दिया, ताकि वो एक दिन का मतलब अपना जो खर्चा है, आने जाने का किराया हो गया, पेट्रोल का एक्सपेंस हो गया, रिक्शे का लोकल का किराया हो गया, खाने पीने का खर्चा, एक लंच दे दिया हमने उसको, 2 टाइम की चाय दे दी, इसका खर्चा हमने उसको दे दिया। 1,000 रुपए ले जाओ, शाम को आके आप 1-1 रुपए का हिसाब दे देना, जो बचेंगे हमें वापस कर देना। तो ये जो आपने अमाउंट उसको दिया, उसको आप ट्रैवल एक्सपेंस करके अपने एंट्री कर लोगे, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर पैसेंजर को वो अमाउंट दिया है ट्रैवल करने का, उसे ट्रैवल कहते हैं, वो सामान नहीं है। तो वो ट्रैवल एक्सपेंस में काउंट हो गया, ये भी आपका खर्चे में आएगा। एक एग्जांपल लीजिए कि सामान के बारे में, कि सामान को आपने, जैसे आपका काम है बैग बनाने का, तो कपड़ा जो फैब्रिक यूज करते हैं बैग बनाने के लिए, वो फैब्रिक आपने मंगवाया लुधियाना से या कहीं से, तो वो सामान रोड से चल के आएगा, तो टेम्पो में आएगा, ट्रक में आएगा, जो लोड करता है सामान और आपके पार्किंग में आके अनलोड करेगा, तो वो ट्रक वाला जो चार्ज होता है उसे हम कैरेज बोलते हैं। यही सामान, कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जो रिक्शे में
तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो लोकल गाड़ियां होती हैं, ठेला गाड़ी होती है, उसमें ढो के आते हैं। जैसे एक सोफा आपने बाय किया, जो सोफा आपका वहां से आपके कंपनी के फ्लोर तक आएगा, वो एक पटरी वाला रिक्शा होता है, रेडी कहते हैं उसे। उस रेडी पे लाद करके वो जो लेबर होगी वो आपके ऑफिस तक लेकर आएगी। उसे हम कार्टेज बोलते हैं। उसे कार्टेज कहते हैं। जब भी आप कोई ऐसे फर्नीचर या कोई एसी बुक करते हो, तो वो बोलता है कि ठीक है, आपको एसी पड़ेगा 35,000 का, और 2,000 कार्टेज लगेगी। कार्टेज का मतलब है रोड का किराया, जो रेडी पे वो ढो के लेबर लेकर आएगी, उसका किराया। वो आपके ऊपर भी पहुंचाएगी, शायद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक, तो वो भी कार्टेज में इंक्लूड होता है। तो उसे हम कार्टेज कहते हैं। तो बेसिकली समझ लो, जिसमें एक वो वाली गाड़ियां जो जो किसी पर्टिकुलर एनिमल से या इंसान के ह्यूमन बॉडी के वेट से चलती है, उसे आप कार्टेज नाम दे सकते हो, ऐसे बोल लो। रेडी, रिक्शा, ये सब जितने भी हो गए, तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब आपके कार्टेज में आते हैं। और कैरेज में आपके आते हैं टेम्पो, जो बाय रोड आते हैं। टेम्पो हो गया, छोटा टेम्पो हो गया, बड़ा टेम्पो हो गया, छोटा ट्रक हो गया, मिनी ट्रक हो गया, वो वाला ट्रांसपोर्ट का सारा, जो बहुत चलती है, यहाँ तो बहुत दिखते हैं। ठीक है। और फ्रेट चार्जेस होता है कि यही सामान अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है थ्रू फ्लाइट और थ्रू ट्रेन, तो ट्रेन का जो किराया होता है, फ्लाइट का जो किराया होता है फॉर द गुड्स ओनली, उसे फ्रेट कहते हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से बोल दो आप उसको। इंस्टॉलेशन चार्ज आप अलग से लिख लो, है वो एक्सपेंस नहीं, काउंट यहीं पे होगा। वन ऑफ दी एक कैटेगरी हो गई। लेकिन मैं अगर बात करूं आपको, रास्ते का पैसा, रोड का पैसा, जिसको आप किराया बोलते हो, वो किराया एक हिंदी में किराया है, लेकिन इंग्लिश में इतने सारे शब्दों में बटा हुआ है। अलग अलग कंडीशन के किराए को अलग अलग नाम से माना जाता है। अगर सामानों का किराया है तो वो फ्रेट चार्जेस, कैरेज, कार्टेज, ट्रांसपोर्ट के नाम से माना जाता है। अगर वो किराया किसी पैसेंजर का है तो ट्रैवल एक्सपेंस के तरीके से माना जाता है। और एक होता है फेयर, बोल सकते हो किराया, बस फेयर, रिक्शा फेयर, कि एक इंसान को आपने भेजा रिक्शे में तो वो रिक्शे का फेयर हो गया, वो बोल सकते हो ऐसे। तो लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया, लोकल ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, टिकट एक्सपेंस हो गया, ऐसे। ये पैसेंजर के रूप में आप यूज कर सकते हो। पर सामानों की जब बात होती है तो ये शब्द चलते हैं। उन सामानों में भी कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर सामान तांगा गाड़ी या रेडी से आएगा तो कार्टेज, रोड में आपका ट्रांसपोर्ट से आएगा किसी ट्रक एंड टेम्पो से तो कैरेज, और अगर फ्लाइट से या शिप से, जो पानी वाला जहाज होता है, शिप से या ट्रेन से आएगा तो फ्रेट चार्जेस। मेंटेनेंस चार्ज वन ऑफ द एक्सपेंस है, अलग से वो आ जाएगा। पर ट्रांसपोर्ट के अंदर वो सब नहीं आएंगे जो आप नाम बोल रहे हो। ट्रांसपोर्ट के अंदर यही है, हाँ, अलग से तो आएगा, मेंटेनेंस चार्ज आएगा यहाँ पे। करेक्ट, आएगा। मेंटेनेंस चार्ज आएगा आपका। ठीक है। इसके अलावा आपके जो कोई ईएमआई चार्ज है, कोई इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल लो, वो भी इसमें काउंट होगा। ठीक है। किसी लोन पे आप ईएमआई भर रहे हो, इंटरेस्ट भर रहे हो, वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा आपका जो रेंट किराया आप देते हो, रेंट फॉर द बिल्डिंग, रेंट फॉर द फ्लैट, रेंट फॉर द ऑफिस, रेंट फॉर द फैक्ट्री, किसी भी टाइप का रेंट हो, रेंट रेंट होता है, रेंट आपका इसमें आएगा। डिस्काउंट लोगों को आप दे देते हो, डिस्काउंट अलाउड इसमें आएगा। सामान को खरीद लेते हो, उस सामान की खरीद को परचेज कहते हैं, परचेज वर्ड भी इसमें आएगा। ठीक है। अब एक बिजली की बात करते हैं। बिजली में एक तो ऑफिस का बिल आता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं। उसमें एसी, आपका मोटर, आपका जनरेटर, इन्वर्टर, फैन, इन सब का लाइट वाइट का खर्चा ऐड होता है। ठीक है। एक खर्चा होता है जो फैक्ट्री में होता है, ये मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये रहा, ये ये ऑफिस वाली इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब एक फैक्ट्री में मशीनें चलती है जो सामान बनाती है, तो मशीनें चलेंगी तो सामान बनाएंगी। अगर सामान नहीं बन रहा है तो मशीन तब तक नहीं चल रही है, तो मशीन नहीं चल रही है तो वो उतनी यूनिट नहीं कंज्यूम कर रही है। जब सामान बनेगा तो मशीन चलेगी, जब मशीन चलेगी तो वो यूनिट कंज्यूम करेगी। तो वो वाला जो मशीन का खर्चा होता है उसे पावर कहते हैं। तो वो खर्चा आपका एक खर्चे में ही काउंट होगा, लेकिन वो फैक्ट्री का खर्चा होता है। पावर और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में एक ही शब्द से माना जाता है, बिजली। पावर को भी बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी बिजली कहते हैं, लेकिन वर्ड्स को डिफाइन कर दिया है अलग अलग, क्योंकि अभी आपको इसको अलग अलग बांटना है दो कैटेगरीज में। तो एक फैक्ट्री वाला अलग है और एक ऑफिस वाला अलग है। ऑफिस वाली बिजली मतलब जो बिल आता है, जो आप लाइटिंग वाइटिंग का खर्चा लगाते हो, उसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल मानो। लेकिन जो पर्टिकुलर मशीन लगी हुई है, जो बैग बना रही है, मशीन चल रही है, वो पावर खींच रही है, वो प्लग में लगा के बिजली से चल रही है,
तो वो यूनिट कंज्यूम करेगी पर्टिकुलर उस मशीन के पावर को पावर कहते हैं। टैक्सेस भी इसमें आएंगे, सारे आएंगे अभी। ठीक है, तो वो पावर हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी अलग है और पावर वाली बिजली अलग है। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। पावर में हम पावर का जो खर्चा है वो हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड करते हैं, लेकिन जो बिजली का बिल होता है उसकी कॉस्टिंग हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड नहीं करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, आपका बैग बनाने का काम है, तो बैग बनाने में कितनी लागत लगी आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद उसका आपको सेल प्राइस निकालना है। अगर आपको बैग पता ही नहीं होगा कि आपको कितने का पड़ रहा है, तो आप बेच भी नहीं पाओगे ढंग से। तो इसलिए पहले ये पहचानो कि बैग आपको कितने का पड़ता है। तो बैग बनाने में इतने रुपए का कपड़ा लग गया, मान लो एक एक नॉर्मल डिजिट ले लेते हैं, 500 रुपए का कपड़ा लग गया, चेन लग गई 200 रुपए की, 700 रुपए ये हो गए। उसके बाद आपका ये जो धागा वागा का खर्चा है, टैग वैग का खर्चा है, साइड में जो लगती है बॉटल वाली जगह, जाली वाली लगती है, नेट लगती है, उसका को जो खर्चा है, लैपटॉप में के सपोर्ट के लिए जो फॉर्म लगती है उसका खर्चा, सब मिला मिलू के 800 रुपये आ गया। 800 रुपये आपको इसको बनाने बनाने में लग गया। अब इसको बनाने में आपका 800 रुपये लगता है, उसके अलावा ये तो दिख रहा है वो खर्चा आपने जोड़ा। इस बैग को बनाने में लेबर लगी होगी, लेबर अपना चार्ज मांगेगी, तो लेबर चार्ज ऐड करोगे। जो आपका किराया विराया खर्चा हुआ होगा वो ऐड करोगे, किराए का खर्चा। जो भी कैरेज वैरेज वाला खर्चा आया होगा, कि जो किराए से सामान आता है तो उस किराए को भी हम उसकी कॉस्टिंग में ऐड करते हैं, तो वो भी निकाल लो। इसको पैकिंग करने में पॉलिथीन टैग लगाना, पैकिंग चार्जेस भी ऐड हुआ होगा। तो ये जो पैकिंग चार्जेस है, ये जो लेबर चार्जेस है, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये सब ऐड होके फिर फाइनल कॉस्टिंग निकाली जाएगी, कि अच्छा 800 रुपए का तो सामान लगा, 200 रुपए का इसे बिजली पानी ये सब खर्चा भी ऐड हुआ है। तो कौन कौन से खर्चे आपको ऐड करने हैं और कौन से ऐड नहीं करने हैं, ये डिसाइड हो रहा है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बीच में। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सिर्फ उस पर्टिकुलर बैग को बनाने के लिए वो खर्चे पैदा हुए, वरना वो खर्चे नहीं होते। ठीक है, जैसे लेबर चार्ज, लेबर चार्ज मांग रही है, मतलब लेबर ने बनाया है। अगर ये बैग नहीं बनता तो लेबर चार्ज मुझे नहीं देना पड़ता, लेकिन बैग बने या ना बने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ही आएगा, चाय कॉफी का खर्चा आएगा ही आएगा। वो बैग बनने या ना बनने पर डिपेंड नहीं है। वो रेंट आपको पे करना है वो करना ही पड़ेगा, वो आपके बैग बनने या ना बनने पे डिपेंड नहीं है। तो इसलिए रेंट वाला खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला खर्चा, डिस्काउंट वाला खर्चा, ये सब नॉर्मल ऑफिस एक्सपेंस में काउंट होता है। लेकिन जो फैक्ट्री वाला खर्चा है वो ये खर्चा है, पावर जो मशीनों ने बनाया, वो मशीन का चार्ज भी इस कॉस्टिंग में ऐड होगा, तो पावर भी इसमें आएगा। रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ, इसी में आएगा। हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंस को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक करंट एसेट्स और एक यहाँ पे ट्रीट किया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दोनों जगह डबल एंट्री आती है, वो जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो हम उसको देखते हैं कि वो डबल एंट्री कैसे पास होती है। तो वैसे आप उसको यहाँ ट्रीट कर सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंस को लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा के खर्चे हैं जितने भी बचे, जिनको हम छोटी छोटी कैटेगरी में नहीं बांट सकते, उसे हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। जैसे हैंड वॉश आया 100 रुपए का, 50 रुपए का आपका कोई कपड़ा आया सफाई करने के लिए, डस्टिंग का कपड़ा आया, कोई आपका खर्चा आया, मान लो सरफ का साबुन का खर्चा आया, कोई प्रिंटिंग का थोड़ा सा खर्चा आ गया, तो आप इनको मिसलेनियस एक्सपेंस में ऐड करके टोटल डाल देते हो। क्योंकि सबकी हेडिंग अलग अलग बनानी जरूरी नहीं है, इसलिए हम छोटे मोटे खर्चे को मिसलेनियस में डाल के एक ही हेडिंग में बना देते हैं, ये वाला खर्चा। ठीक है, आप कंपनी की मार्केटिंग कराते हो तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट भी दिखेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी दिखेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी दिखेगा, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको मार्केटिंग का खर्चा मिलेगा अलग से, मार्केटिंग एक्सपेंस। आपने हो सकता है गूगल ऐड चलाए हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कराई हो, डिजिटल प्रमोशन कराया हो, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंस ये भी इसमें आएगा। तो मतलब एडवर्टीजमेंट के मैंने शब्द बता दिए कि क्या क्या सुनाई देंगे आप, तो वो भी इसमें काउंट होगा। मशीनें कुछ तो पावर से चलती है, बिजली से, वो तो कवर हो गया। कुछ मशीनें कोयले से चलती है, कोल से। कुछ मशीनें ऑयल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, जरूरी नहीं कि सारी आपकी पावर से चले। तो वो वाले खर्चे भी एक्सपेंस में काउंट होंगे। जैसे कोल गैस से चलती है, वाटर से चलती है, फ्यूल, फ्यूल में कवर नहीं, अलग अलग लिखते हैं ये। फ्यूल अलग अलग लिखते हैं, पावर अलग लिखते हैं। ऑयल, ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये फ्यूल में कवर हो जाएगा, लेकिन कोल, गैस, वाटर, फ्यूल ये अलग अलग काउंट होता है। तो ये वाले एक्सपेंस भी इसी में ही काउंट होंगे, आपके एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हैं आपके, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब हो गया। एक वर्ड आपको दिखेंगे अलग से, बेड डेप्ट।
अब ये तो एक्सपेंसेस तो हैं ही, आपके खर्चे तो हैं ही, प्लस खर्चा प्लस इसमें लॉस भी है। जितने भी आपके लॉस होते हैं आपकी कंपनी के चलने के दौरान, वो भी आपके एक्सपेंस ही काउंट होते हैं। जैसे एक लॉस आपको हो गया, आपने 4 लाख रुपए का उधार पे किसी को माल बेचा था, 4 5 पार्टी इन्वॉल्व थी उसमें, उनमें से कुछ पार्टी ने पैसा वापस कर दिया और एक आदि ने मना कर दिया है। तो आपके 4.5 लाख का मान लो पैसा था, उधार पे दिया था आपने, उसमें से 50,000 लोगों ने देने को मना कर दिया। एक पार्टी है जिससे 50,000 आने थे, उसने कहा मेरी कंपनी का दिवालिया हो गया है, मैं इतना एबल ही नहीं हूं आपको पे करने के लिए, एलिजिबल ही नहीं हूं, तो मैं आपको पे नहीं कर सकते, हम लोग पे नहीं कर सकते, आप मेरी तरफ से बेड डेप्ट मान के चलिए। इसे कहते हैं बेड डेप्ट, बुरे डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा, बुरे डेटर्स मतलब बैड डेब्ट, जो अब पैसा नहीं देंगे। तो ऑफिशियली आपको उनका अकाउंट खत्म करना पड़ता है, परमानेंटली क्लोज करना पड़ता है अपने बिजनेस में। आपके बिजनेस में वो 50,000 रुपए हमेशा खुले दिखा रहा है, आने बाकी हैं, आने बाकी हैं, अभी आने बाकी हैं, तो डेटर को खत्म करना है कि 50,000 अब नहीं आएंगे। तो उस 50,000 को आप बेड डेब्ट दिखाते हो, इससे आपका वो 50,000 रुपए जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है कि 50,000 रुपए का आपको साल का लॉस हो गया, नहीं आएगा उससे पैसा। ठीक है, ये आपके डिफॉल्टर्स बोल सकते हो आप, ये आपके कंपनी के डिफॉल्टर्स हैं, बैड डेब्ट हो गया। एक होता है लॉस बाय, आग लग जाती है, सामान जल गया, कुछ सामान जल गया, कुछ कैश जल गया, या कुछ आपका प्रॉपर्टी जल गई, तो लॉस बाय फायर आपका एक्सपेंस में काउंट होगा। लॉस बाय थीफ्ट भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, तब भी तो सेम हुआ। डैमेज हो सकता है किसी अदर कारण से, वो भी यही हुआ, एक्सेट्रा। तो लॉस बाय फायर बोलो, डैमेज बोलो, या कोई भी नाम दो, ठीक है। तो ये जो आपका काउंट होगा वो इसी में काउंट होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय डैमेज, ये सारा इसमें इसके अंदर काउंट होगा। ये भी आपका एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक वर्ड है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे, ऑन फिक्स्ड एसेट्स। वो जैसे हम एक फोन लेकर आए, हमने आज खोला उसको, पैकिंग खोल दी उसकी, उसको यूज कर लिया, अब 1 साल के बाद उसका चार्ज ऑलरेडी घट जाता है। मतलब कि जब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेकेंड हैंड फोन हो गया, कि मतलब अगर उसको हमें सेल करना है, हमने उसे 20 का खरीदा था तो हम उसे 20 का नहीं बेच पाएंगे, तो उसकी कीमत घटेगी, और साल दर साल जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे उसके साल के हिसाब से उसकी कीमत घटेगी। अगर वो फोन आपने 2 साल में बेचा होता तो कोई और कीमत होती घट के, और अगर आपने उसको 5 साल 6 साल के बाद बेचा तो कोई और कीमत होगी उसकी घट के। उसे ऑफिशियली ऑफिशियली अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, कि जो हर साल आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटती है, आपने यूज किया उसको उस वजह से, तो उसके प्राइस को उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हर साल घटता है, ये परसेंटेज बेसिस पे घटता है। आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन का पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, तो वो आप चैप्टर पढ़ोगे आपको तब समझ में आएगा, एक्सेट्रा। ये हो गए सारे खर्चे, इसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें एक भी आपका एसेट ट्रीटमेंट नहीं है, और ना ही मोहन सोहन राम श्याम सुनीता अनीता नाम नाम है। अगर आज मैंने 5,000 रुपए दिए, तो मैं बोलूंगी आज मेरे 5,000 रुपए का यार खर्चा हो गया, आम भाषा में बोलने के लिए ठीक है। पर मैंने 5,000 रुपए कमल को दिए थे क्योंकि उसका उधार पेंडिंग था मेरे सर पे, ये खर्चा नहीं है। ऑफिशियली इसको अकाउंट्स में आप खर्चा नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पेड टू कमल, बस। कमल को आपने, अपने क्रेडिटर को पैसा पे कर दिया, आपने अपने ड्यूज क्लियर करे, अपने लाइबिलिटी क्लियर करिए, इसको हम बोलेंगे अपनी लाइबिलिटी आपने क्लियर करी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने 5,000 रुपए आज खर्चा हो गया मेरा, 5,000 रुपए मेरे हाथ से चले गए क्योंकि मैंने एक लैपटॉप का कोई पार्ट खरीद लिया, ये फिक्स एसेट है। 50,000 रुपए चले गए मेरे क्योंकि मैंने एसी खरीद लिया, ये फिक्स एसेट है। तो ये खर्चे नहीं है, ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये खर्चे नहीं वाली कंडीशन बता रही हूँ। अगर मैंने 5,000 रुपए दिए क्योंकि किसी को सैलरी दिया या किसी को एडवांस दिया, ये मेरा खर्चा है। हमने 5,000 रुपए पे करे क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट कराया है, तो खर्चा है। क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में कोई शब्द प्रेम श्याम कमल सुरेश नरेश शामिल नहीं है, पहली बात तो। और इस एडवर्टीजमेंट में फर्नीचर प्लांट मशीनरी एसी बिल्डिंग कोई फिक्स एसेट शामिल नहीं है। तो जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है तो फिर वो एक्सपेंस ट्रीट होगा। ये सभी को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इस एक्सपेंसेस में 2 कैटेगरी आती है। क्लास में हूं, मैं करूं आपको, मैं कॉल करूं वापस से आपको, मैं क्लास में हूं अभी। ओके। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये तो आम इजी भाषा में हमने पढ़ लिया कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चे क्या होते हैं। ये कॉमन बात है, सबको पता होनी चाहिए, एक्सपेंसेस के नाम होते हैं।
अब इसमें आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग में इसको डेप्थ में ले जाना है, जिसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक का नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आपने एसेट्स और लायबिलिटी में पढ़ा कि करंट एसेट होता है, एक फिक्स एसेट होता है। लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, और वो डिवीजन जो उनका है वो एक साल की ड्यूरेशन से कम और ज्यादा के लिए है। वो थ्योरी अलग हो गई। एक्सपेंस में आपका और इनकम में भी एज वेल, एक्सपेंस और इनकम भी अभी पढ़ोगे। तो एक्सपेंसेस और इनकम दोनों में दो दो कैटेगरी आती है, एक का नाम है डायरेक्ट और एक का नाम है इनडायरेक्ट। शब्दों से इनके परिभाषा का अनुमान आपने नहीं लगाना है। जैसे फिक्स एसेट के केस में आपने अनुमान लगाया कि फिक्स्ड है तो फिक्स एसेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स्ड मतलब कि एक साल से ज्यादा समय के लिए चलेगा तो फिक्स एसेट्स था, है ना। ऐसे ही डायरेक्ट पे कर रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और घुमा के इनडायरेक्टली पे कर रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये इसकी थ्योरी नहीं है, ये इसकी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं एक ही शब्द बताती हूँ, उससे याद कर लो। जो फैक्ट्री एरिया में होने वाले खर्चे हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जो ऑफिस एरिया में होने वाले खर्चे हैं जो फैक्ट्री के कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। ऑफिस के तो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हैं, लेकिन फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे जो फिक्स नेचर के हैं, मतलब जिनका मटेरियल बनने ना बनने से कोई लिंक नहीं है, उसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो दो तीन तरीके हैं इसको याद करने के, कि विच आर रिलेटेड टू मटेरियल, मटेरियल डायरेक्टली, वो वाले खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होते हैं। जो खर्चे आपके मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, सामान बनने या ना बनने से डायरेक्टली रिलेटेड है। सामान बनेगा तो वो खर्चा एग्जिस्ट करता है, सामान नहीं बनेगा तो वो खर्चा ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसा कोई है, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और इसका वाइस वर्सा जो उल्टा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू बेसिकली मटेरियल डायरेक्टली, मटेरियल से इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने बोला बैग बनाने की मशीन लगाई है आपने, फैक्ट्री लगाई है, तो एक बैग बनाने का सेटअप है। बैग बनाने के लिए आपने कपड़ा खरीदा, चेन खरीदी, फॉर्म खरीदी, धागा खरीदा, वगैरह वगैरह। तो ये जो परचेज प्राइस है, ये मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होगा। तभी तो आप कॉस्टिंग निकालोगे उस बैग की, कि इतने रुपए की चेन लगी। आपको कैसे पता कि 200 रुपए की चेन लगी? क्योंकि आपने चेन की क्वांटिटी ऐड करी, देखी, और उसका परचेज प्राइस से उसको मल्टीप्लाई किया कि एक चेन कितने रुपए की, हमको खरीद प्राइस क्या पड़ा था, तो वो प्राइस इसमें ऐड होगा। बैग में कपड़ा लग गया 500 रुपए का। कैसे लग गया 500 रुपए का? 500 रुपए कैसे निकाला आपने? क्योंकि आपको खरीदने में वो 500 रुपए का कपड़ा पड़ा था एक बैग के लिए। तो खरीद वाला जो पैसा है, परचेज, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे लेबर लगी हुई है, लेबर चार्ज लेगी। जितनी दिहाड़ी, जितना काम कराओगे उतनी दिहाड़ी दोगे आप उसको। आपने उनको 4 दिन का काम दिया तो 4 दिन के पैसे दोगे, फिर नहीं दोगे। तो फिर इसका मतलब जितना काम उन्होंने किया, काम के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है, बैग बनाने के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अगर तुमने उनको डबल शिफ्ट कराई, डबल पैसा देना पड़ेगा उसका, क्योंकि आपने माल का, आपका ऑर्डर डबल आया हुआ है, तो आपको जल्दी बना के देना है। तो 12 घंटे की शिफ्ट थी उनकी, आपने उनसे 24 घंटे या 20 घंटे काम कराया, तो आपको उनको बैग के हिसाब से जितनी क्वांटिटी बनानी है उसकी डबल आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप डबल बनवा रहे हो। ऐसा मतलब सामान कम बन रहा है तो ये खर्चे कम है, सामान ज्यादा बन रहा है तो ये खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, सामान नहीं बन रहा तो ये खर्चे ही नहीं है। ऐसे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो कि जो डायरेक्टली मटेरियल से रिलेटेड है, वर्ड, जो सामानों से रिलेटेड खर्चा है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और जो सामानों से नहीं रिलेटेड है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। या तो ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो जो फैक्ट्री एरिया में है, एरिया में, वो भी कॉस्टिंग के लिए, जो कॉस्टिंग में, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड होगा। ऐसे याद कर लो। या याद कर लो ट्रिपल एम। ट्रिपल एम मतलब एक एम मटेरियल, एक एम मटेरियल हो गया आपका, एक एम आ गया आपका मशीनरी, एक एम आ गया आपका मैन पावर। ये तीनों ही शब्द अकाउंट्स में आते हैं। ये तीनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इन तीनों से रिलेटेड खर्चे जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे मटेरियल अपने आप में क्या है? मटेरियल, अगर एक मैं बोलूंगी कि मेरे पास मटेरियल पड़ा है 5 लाख रुपए का, मेरे गोडाउन में 5 लाख रुपए का सामान पड़ा है, तो ये मटेरियल आपका एसेट्स माना जाता है। इधर मटेरियल इज इक्वल टू एसेट्स। मटेरियल के खर्चों की बात हो रही है, कि वो जो मटेरियल के खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे मटेरियल को लाने ले जाने का खर्चा, तो वो लाने ले जाने का खर्चा वो हो गया। जैसे किराया, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट एंड ऑल, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा।
मशीनरी वाला खर्चा, मशीनरी खुद क्या है, फिक्स एसेट। पढ़ चुके हो आप लोग एसेट में कि मशीनरी खुद फिक्स एसेट है, कि आपने आपने एक 10 लाख की मशीन लेकर कंपनी में लगा दी, तो मशीनरी आपकी एक इन्वेस्टमेंट तरीके से है। मशीनरी वर्ड आपका कोई खर्चा नहीं है, मशीनरी शब्द आपका फिक्स एसेट है। लेकिन मशीन जो रेगुलर चलती है तो वो कुछ खाती है, कुछ पीती है, जिसकी वजह से वो मशीन चलती है, जैसे बिजली से या पावर से, या मतलब कोल से, गैस से, वाटर से। वो जो कोल गैस वाटर पावर के खर्चे हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होंगे। तो मशीनरी खुद आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, मशीनरी के खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे मैन पावर खुद कुछ नहीं है, मैन पावर के जो चार्ज है जैसे लेबर चार्ज और वेजेस, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होंगे। ठीक है। इनके अलावा जो ऐसे खर्चे हैं जिनका आपका मटेरियल से कोई लिंक नहीं है वो सब इनडायरेक्ट में डालो। तो मैं पूछूंगी, आप बताइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट में आएगा। वाटर बिल डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट में आएगा। सैलरी, सैलरी इज इनडायरेक्ट, क्योंकि वो लेबर को थोड़ी जा रहा है, सैलरी तो वर्कर एम्प्लॉयज को जा रहा है ना। तो सैलरी मटेरियल बनने ना बनने से रिलेटेड नहीं जाएगा, उनके काम करने के ऊपर बेसिस पे जाएगा। फर्नीचर रिपेयर कराया, इनडायरेक्ट, क्योंकि फर्नीचर रिपेयरिंग आपका मटेरियल बनने ना बनने से रिलेटेड नहीं है, उसकी कॉस्टिंग में ऐड नहीं होगा कि बैग की कॉस्टिंग में हम वो मशीन उस दिन हमने रिपेयर कराई थी वो 200 रुपए भी ऐड करो, नहीं। मशीन की कॉस्टिंग में, बैग की कॉस्टिंग में ऐड नहीं होगा वो, तो इसलिए वो उसमें नहीं जाएगा। एसी रिपेयर इनडायरेक्ट में आएगा। वेजेस ये डायरेक्ट है, क्योंकि आप ये लेबर को दोगे। बोनस इनडायरेक्ट, अगर ऐसे लिखा होता स्पेसिफिकली बोनस टू वर्कर तो जाता आपका इनडायरेक्ट में। रिपेयर चार्ज इनडायरेक्ट में आएगा। ट्रैवल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस इनडायरेक्ट में आएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी इनडायरेक्ट में आएगा, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे बनाए गए हैं, ये बांटे गए जानबूझ के। जैसे ही वर्ड वर्ड बांट दिया, एक सैलरी एक वेजेस, वैसे एक वर्ड बांटा है ट्रांसपोर्ट ट्रैवल, इनडायरेक्ट है। और ऐसे शब्द जो लिए जाएंगे कैरेज कार्टेज फ्रेट, ये डायरेक्ट, क्योंकि ये मटेरियल के लिए स्पेसिफिकली होता है कि जब हम सामान बनाने का बिजनेस करते हैं तो जो सामान ढो करके रोड से आता है हमारे पास, तो वो इन 3 जरियों के थ्रू आता है, और इनको हम इसकी कॉस्टिंग में ऐड करते हैं। कि बैग में मैंने इतने रुपए की चेन, इतने रुपए का बैग ऐड किया, तो मैं साथ में ये भी ऐड करूंगी कि मैंने इसके किराया भी दिया था, तो एक बैग का मुझे 10 रुपए किराया भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो होता है ऐड। ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस इनडायरेक्ट है। टिकट एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस इनडायरेक्ट, ये सब इनडायरेक्ट है आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट है। रेंट इनडायरेक्ट है। अगर फैक्ट्री का रेंट हुआ तो भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है, वो जो लैंडलॉर्ड है वो ऐसे नहीं बोलेगा कि आपने इस महीने 4 लाख रुपए का सामान बनाया है तो आप मुझे रेंट दो 40,000 रुपए। अगले महीने आपने 5 लाख का सामान बनाया तो आप मुझे 50,000 रेंट दो। और उसके अगले महीने आपने कोई फैक्ट्री में काम ही नहीं किया तो चलो रेंट मत दो। ऐसे रेंट नहीं होता है। रेंट फिक्स नेचर का है, उसका रेंट है मान लो 25,000 रुपए, तो आप काम जितना मर्जी करो, चाहे उसको यूज ही मत करो, आपको उसका रेंट 25,000 रुपए हर महीने देना पड़ेगा। तो रेंट हो चाहे फैक्ट्री का चाहे ऑफिस का, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट में आता है, क्योंकि डिस्काउंट पता है क्या होता है? जैसे मैंने ये चेयर बेची आपको 500 रुपए की, आपने बोला कि हम तो आपके पुराने कस्टमर है, ऐसे ऐसे बार्गेनिंग वगैरह कर करके आपने मुझसे 50 रुपए कम करा लिए, तो अब 450 रुपए मैं आपसे लूंगी, पर चेयर का मैं कोई भी हिस्सा नहीं तोड़ूंगी। चेयर सामान मैं पूरा उतने 500 का ही दे रही हूँ आपको, पैसा कम कर रही हूँ केवल। तो पैसा कम करने से सामान कम नहीं हुआ, पैसा ज्यादा देने से सामान ज्यादा नहीं हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होगा। ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में या प्रोडक्ट पे डिपेंड होके नहीं है। परचेज करना डायरेक्ट है, परचेज आपका डायरेक्ट है, क्योंकि परचेज मतलब वो जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो अपने फैक्ट्री में बनाने के लिए, उसे हम परचेज नाम देते हैं। पावर डायरेक्ट है, क्योंकि वो आपका वो पावर है जो बिजली खींचती है मशीनरी। रेट एंड टैक्सेस वगैरह इनडायरेक्ट है, टैक्सेस बाद में लगते हैं, जब बैग की पूरी कॉस्टिंग निकाल लोगे तुम कि 1,000 रुपए का हमको ये बैग पड़ा, अब उसमें चार्ज ऐड होगा, कोई डिलीवरी चार्ज है तो बाद के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टैक्स ऐड होगा, जीएसटी ऐड होगा, बाद के एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंस इनडायरेक्ट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आप जो प्रमोशन कराओगे उसकी कॉस्टिंग कस्टमर से इसमें वसूलोगे नहीं, बैग में ऐड नहीं करोगे। 1,000 रुपए, उस 1,000 रुपए में उसका एडवर्टीजमेंट ऐड नहीं है। एडवर्टीजमेंट प्रमोशन चार्जेस आप अलग से लगाते हो, वो इनडायरेक्ट है, सामानों पर डिपेंड होके नहीं लगाते।
ठीक है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट, मार्केटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोल गैस वाटर ये डायरेक्ट है, फ्यूल डायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट में जाएगा आपकी। ठीक है। बैड डेप्ट आपके बुरे डेटर्स हो गए, लॉस बाय फायर से सामान वामान जल गया तब भी, और डेप्रिसिएशन हो तब भी, ये लॉस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस शीट होते हैं। इस तरह से आपके ये सारे खर्चे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड हुए। ठीक है। और कोई खर्चा नहीं होता है, आपको इसी में बांटना है इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब जो भी नाम आपको दिखेंगे आप ये पहचानिए, हो सकता है वो इसमें कवर ना हो रहे हो, नए नाम दिख जाए आपको। ठीक है। तो आप ये पहचान करिए उसकी कि क्या वो मटेरियल और मटेरियल की कॉस्टिंग में ऐड हो रहे हैं। मटेरियल कम होने से वो खर्चे कम है, और मटेरियल ज्यादा होने से वो ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल मटेरियल पर डिपेंड है जो फैक्ट्री एरिया में चल रहा है। अच्छा, मटेरियल मतलब प्रॉपर फैक्ट्री, अपने दिमाग में वो फैक्ट्री इमेज बनाइए आप। अगर आप कहते हो कि हमारे बिजनेस में फैक्ट्री है ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है आपके, तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है आपके ऑफिस में। अकाउंट्स में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखेंगे। जैसे ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो इस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में एसआरसी में सिर्फ सर्विसेज दी जाती है, मटेरियल नहीं बेचा जाता, तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो हम जिस सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंटेन करते हैं, बिजली पानी या जो भी खर्चा आता है इसका, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अभी और भी खर्चे हैं, जैसे कॉफी चाय के खर्चे हो जाते हैं, वो खर्चे भी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। क्लीनिंग एक्सपेंस हो जाते हैं, सफाई के एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे सारे। न्यूज़पेपर के बिल आते हैं, न्यूज़पेपर देने आता है वो आपको रेगुलर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होगा ये सारे। डायरेक्ट एक्सपेंस में जो आपके मटेरियल से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे हैं वो आपके बेसिकली इसमें आते हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, और ये आपके एग्जांपल्स हो गए सारे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका मैं फोटो भेजूंगी, इसका पूरा बना लेना चार्ट आप। सेम इनकम है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं काउंटिंग में, इनकम कम होती है, इसलिए इनकम पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। इनकम बहुत ही छोटा सा पार्ट है। इनकम मतलब आपकी कमाई, जो आपने पैसा रिसीव किया है, जो इनकम आपको रिसीव्ड हो रही है, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकम। इस इनकम में एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। डायरेक्ट इनकम वो थ्योरी वही है, रिलेटेड टू मटेरियल और नॉन रिलेटेड टू मटेरियल। ठीक है। जो मटेरियल से रिलेटेड है उसको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। आप ऐसी इनकम को फाइंड आउट कीजिए, कमाई जिससे पैसा आ रहा हो, उस जरिए को, उस कमाई के जरिए को ध्यान में रखिए जिससे पैसा आपको आ रहा है, सामान की वजह से। सामान नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा, बताओ कौन सा। सेल, वेरी गुड। सिर्फ सेल्स एक लौती ऐसी इनकम है जो डायरेक्ट इनकम है। अब यहाँ पे मैं एक्सेट्रा भी नहीं लिख सकती क्योंकि ये खत्म है, यही खत्म है, और कोई डायरेक्ट इनकम है ही नहीं। फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड एक ही इनकम है। जब सामान बैग बन के तैयार हो गया, आपने लेबर चार्ज ये वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ऐड कर दिए, अब आपने उसको बेचा, तो बेच के जो पैसा आपको मिला वो सेल का इनकम हुआ, वो इनकम आपका डायरेक्ट इनकम है। तो केवल एक ही इनकम है जो डायरेक्ट इनकम है, बाकी सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में काउंट होगी। इनडायरेक्ट इनकम में आपके वो वाले जरिए जो आपके इनकम से रिलेटेड, मतलब जो अलग जरिए हो गए, मतलब मटेरियल से नॉन रिलेटेड समझ लो, और अलग अलग जरिए देख लो। जैसे सर्विसेज हो गई, सर्विसेज से आपने पैसा कमा लिया। ठीक है, सर्विसेज वाली इनकम्स हो गई, है ना, कोई भी सर्विस दे दी। ऐसे आपका जैसे आपने ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी सर्विस भी दे दी अपने कस्टमर को कि आपके घर तक भी हम पहुंचाएंगे फ्री डिलीवरी, तो आपका तो पेट्रोल लगेगा ना कुछ, वो आपका सर्विस देने में आ गया, तो वो मतलब एक तरीके से हो गई। अच्छा, वो तो खर्चा हो गया, लेकिन अगर आपने उससे वसूला कि 50 रुपए डिलीवरी चार्ज भी लगेंगे, तो फिर वो सर्विस इनकम हो गई। आपने जो वसूली, कस्टमर से वसूली कि आपके घर तक पहुंचाने के आप 50 रुपए दीजिए हमें, ऐसा। तो वो कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिलीवरी चार्ज ऐड होके आता है, तो वो सब आ गया। इसके अलावा आपका रेंट रिसीव हो सकता है कि आपकी पूरी बिल्डिंग आप ही की कंपनी की है, और ऊपर के 2 फ्लोर आपने रेंट पे दिए हुए हैं, तो रेंट पे भी हो सकता है, रेंट रिसीव भी हो सकता है। इसका रेंट आपको आया तो रेंट रिसीव हो गया। आपकी कंपनी ने किसी कंपनी का काम किया, कमीशन रिसीव। जैसे आपने टिकट विकेट किसी बुक करी है, उसका कमीशन आपने लिया है उससे, 5,000 4,000 जो भी है वो ऑफिशियली आप लिखोगे, कमीशन रिसीव आएगा। बोनस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब रिसीव नहीं होते हैं, ये सब पेमेंट पेमेंट होती है, इनका पैसा हमें मिलता नहीं है। सैलरी रिसीव कैसे हो सकता है, आप ये एज अ बिजनेस बना रहे हो अकाउंट्स, एज एन एम्प्लॉय नहीं बना रहे, तो सैलरी बिजनेस को कोई नहीं देता, है ना, तो कोई भी उस केस में रिसीविंग नहीं है। तो कमीशन रिसीव हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, सर्विस रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है किसी भी तरीके का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है,
आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो वो चीज हो सकती है। आपके बेड डेप्ट थे बुरे डेटर, जो लॉस की तरह आपका एक्सपेंस में ट्रीट हुआ। कई बार क्या होता है, बुरे डेटर्स को हमने इस साल तो बुरे डेटर में डिक्लेयर कर दिया, 1.5 साल के बाद वो बंदा वापस आता है, तो उसने सफिशिएंट पैसा कमा लिया था, वो हमारे से लिंक अच्छे रखना चाहता है, तो पुराने ड्यूज क्लियर करना चाहता है। उसने कहा मैं आपका पुराना ड्यू क्लियर कर देता हूँ, उसे हम कहते हैं बेड डेप्ट रिकवर्ड, वो भी इसमें आएगा। बेड डेप्ट रिसीव या बेड डेप्ट रिकवर्ड। हमें वो वाले भी होते हैं, लाइक हमें पता नहीं था कि हमें कैसे बात करते हैं यहाँ तो इसलिए कम है। हाँ, पर उसको आप बेड डेप्ट रिकवर में ही मान लो, अगर ऐसा नहीं पता है आपको, क्योंकि हर चीज में अकाउंट्स का मतलब ही यही है कि आपकी एक एक बात लिखी हुई है, तो आपको पता होता है कि मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ से नहीं आने, उनको आपने डिक्लेयर कर दिया और एकदम से पैसा आ गया। अब ये, हाँ, मेकिंग चार्ज हो सकता है, बिल्कुल। मेकिंग चार्ज रिसीव किसी चीज का, हाँ, किसी चीज का आपने मेकिंग चार्ज रिसीव कर लिया। और ये जो आप कह रहे हो ना, डायरेक्ट हमें पता नहीं होता कहीं से पैसे आ जाते हैं, ये एक, मतलब इस टॉपिक से तो ये सेंटेंस रिलेटेड नहीं है, पर ये सेंटेंस है अकाउंट्स में। ये सेंटेंस है बीआरएस में, जब हम बैंक रिकंसलेशन करते हैं, हाँ। है ना, तो हम पासबुक और कैशबुक को मैच करते हैं, तो एकदम से हमारे खाते में पैसे आ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, तो वो हम वहां मैचिंग के वक्त हम उसको ऐड करते हैं, वो वहां का कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो वैसे इनडायरेक्ट इनकम में आपका ये सब काउंट होगा, ठीक है। तो ये एक दो ही इनकम दिखेगी। अच्छा, एक्सपेंस की जितनी लंबी लिस्ट होती है, खर्चे की जितनी लंबी लिस्ट होती है, इनकम की उसकी आधी से भी आधी होती है, क्योंकि इनकम का एक जरिए से ही पैसा हैवी आता है। ये है अमाउंट के मामले में, ये ऐसे खर्चे होंगे, 50 रुपए का ये खर्चा, 100 रुपए का ये खर्चा, 150 रुपए का ये खर्चा, तो खर्चे की लिस्ट लंबी होती है, टोटल अमाउंट कम होता है। इनकम की लिस्ट छोटी होती है लेकिन अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि एकदम से पैसा होगा, 4,000 यहां से आ रहा है, 20,000 यहां से आ रहा है, 1.5 लाख यहां से आ रहा है, ऐसे होता है। सेल कर दिया आपने, 20 लाख यहां से आ रहा है, तो यहाँ पे इनकम का जो वैल्यू है वो ज्यादा होता है, इनकम की कैटेगरीज बड़ी कम है, इससे ज्यादा आप निकाल नहीं पाओगे, जैसे डायरेक्ट इनकम में तो है ही नहीं कोई सेल के अलावा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में कैटेगरी ज्यादा ज्यादा है। सैलरी, शेयर्स एंड डिवेंचर्स आपके एसेट्स ट्रीट होते हैं, उनसे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपकी इनकम हो सकती है, इनडायरेक्ट इनकम, या पे करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। लेकिन शेयर डिवेंचर खुद जो है वो एसेट ट्रीट होता है, क्योंकि वो शेयर में आपने मार्केट में पैसा लगा लिया, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। ऐसे मशीनरी खुद आपकी एसेट है, लेकिन मशीनरी बेची तो इनकम हो गई, मशीनरी खरीदी और मशीनरी आपने रिपेयर कराई तो एक्सपेंस हो गया, ऐसे। तो ये एक्सपेंस और इनकम है। ऐसे ये सब एक्सपेंस और इनकम हो किस में रहे होंगे, कैश में, कैश जा रहा होगा, कैश आ रहा होगा बार बार, पर कैश अपने आप में एसेट है, कैश करंट एसेट है, ये सब एक्सपेंस इनकम है। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लीजिएगा, और एक आपको असाइनमेंट मिलेगा जो एक्सपेंस और इनकम में आपको बांटना है। अब आपको ऐसा असाइनमेंट मिलेगा जो मिक्स है, क्योंकि सारा हो गया, अब आपके 9 टर्म्स हो गए टोटल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, करंट एसेट, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, और एक कैपिटल। तो चार तो दो दो में डिवाइड हुए तो 8 हो गए, और एक कैपिटल हो गया तो 9, टोटल टर्म्स आपने पढ़ी है डिवाइड करके 9, तो आपको 9 में बांटना है